देख रहे हैं तो आज दो डेवलपमेंट अभी होने वाली है थोड़ी देर में, या इस वक्त हो रही हैं जब आप ये सुन रहे हैं, या हो चुकी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर, वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आज़ाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं, ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरीयत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। साकिब बशीर साहब ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है। बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जिन लोगों से मैं कोर्ट के मामला सीखता हूं उनमें एक साकिब बशीर साहब भी हैं, बड़े मेहरबान है। मैं कभी कभी फ़ोन कर लेता हूं, उनकी मेहरबानी, वो चीज़ें बता देते हैं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरीयत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से इस साल 15 जनवरी के लगभग दायर हो गई थी। आज 24 सितंबर तक 0 पर यह केस खड़ा है। यानी 24 सितंबर हो गया, 15 जनवरी से लेकर लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाएं। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले आए एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो ये केस बजाय इसके कि लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को ये केस लगा दिया, और तब से लेकर अब तक ये केस सुना ही नहीं जा रहा। अब ये मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इसको यहां रोक लें। तो ये केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं, और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा, और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को
और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ और थर्ड अंपायर लगाओ जस्टिस जोगर को, जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। दूसरी नाजरीन बड़ी खबर आज की एक और है, तो ये खबर जरा आप देखिए। ये एक होने जा रही है गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की। ये 2 साल पहले भी हुई थी। गालिबन ये उस वक्त हुई थी जब मैं या तो ISI की कैद में था या मैं नया नया बाहर आया था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है इसके बारे में। मैं खबरें नहीं भूलता, मुझे 15 साल पुरानी खबर भी याद होती है। लेकिन ये खबर अगर मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो इसका मतलब ये है कि या तो मैं उस वक्त ISI की कैद में था, या ये उस वक्त हुई या उसके बाद उस वक्त हुई जब मैं खबरें नहीं देख रहा था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं बीमार था। तो नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन और कानून की पामाली, अदलिया के वकार की धज्जियां बखेरने की साजिश और आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ वकला की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, ज़रा ये नाम आप देख लीजिए। सरदार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, हामिद खान, पूरी तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एतजाज़ एहसन भी हैं। इसके बाद अली अहमद कुर्द, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। मुनीर मलिक, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। फिर बैरिस्टर अली जफर, ये भी इसी ओहदे पर रह चुके हैं माजी में। और काजी अनवर, ये भी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। ये बड़े सीनियर वकला हैं। इनमें से 6 ऐसे हैं जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर भी हैं, और आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो बहुत सारे ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो ये तो है चंद सीनियर वकला। बाकी जो वकला हैं वो आपको वहां नजर आ जाएंगे। तो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में आज के दिन में, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगी। 6 घंटे ये वकला बैठेंगे और वहां से कोई लायामल लेकर निकलेंगे। शाम को जो इनकी प्रेस ब्रीफिंग है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या फैसले किए और मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद में होने जा रही है। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या निकलता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट चले बाद में आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तानी जो है ना, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब के बारे में, यानी वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना तो फौरन दोनों हाथों से हाथ पकड़ लेते हैं और मुस्कुराते हैं। एक उजलत का शिकार है, एक ऐसा लगता है कि हड़बौंग मची हुई है, और एक बहुत ऐसा लगता है शहबाज शरीफ साहब उसको खाना चाह रहे हैं या अपने अंदर समोना चाह रहे हैं उस आदमी को। हर आदमी के फैन बन जाते हैं जाके। एथोपिया का कोई सरबराह मुमलिकत मिल जाए तो उसके साथ, रवांडा से मिल जाए उसके साथ, नाइजीरिया से मिल जाए उसके साथ, किसी छोटे मोटे सेंट्रल एशिया का मुल्क का मिल जाए उसके साथ, नेपाली, श्रीलंकन, कोई भी। ये शहबाज शरीफ साहब एक अजीबोगरीब किस्म के फोबिया का शिकार है। इनके अंदर बिल्कुल ठहराव और एतमाद नहीं है जो हुक्मरान के अंदर होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टाउटों की ड्यूटी लगाई गई है कि जैसे ही शहबाज शरीफ किसी के साथ हाथ मिलाए, आपने रोला डाल देना, लो जी मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी। भाई क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत एक सलाहियत है, पाकिस्तान के पास दुनिया में बेहतरीन, पाकिस्तान के पास एसेट्स मौजूद हैं, वसाइल बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के पास, दुनिया की एक ताकतवर फौज पाकिस्तान के पास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के पास है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, जो इतना तगड़ा, इतना बड़ा मुल्क जिसके पास बेहतरीन बंदरगाहें हैं, दुनिया का बुलंद तरीन चोटियों का सिलसिला पाकिस्तान के पास है, ग्लेशियर से लेकर डेजर्ट तक हर चीज आपके पास है, शानदार दरिया इस मुल्क के अंदर बहते हैं, बेहतरीन कल्चर है इस मुल्क का। क्या उस वजीर आजम या उस मुल्क के वजीर आजम की इतनी औकात है, या उस मुल्क की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी और मुल्क का वजीर आजम या सदर, जिस मुल्क की हैसियत पाकिस्तान से बहुत कम है, वो सिर्फ हाथ मिला ले? तो जनाब उसने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान की बहुत इज्जत अफजाई हो गई। भाई हाथ तो कोई भी किसी से मिला सकता है। क्या हमारा वजीर आजम इस लेवल पे लाया जा चुका है? जब आप जाली फार्म 47 पे होंगे ना, तो फिर यही चीजें आपके साथ होंगी। पाकिस्तान में इज्जत देता कोई नहीं है, बाहर लोगों को जबरदस्ती मिलते फिरते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी एक ही बात बार बार बता रहे हैं कि सर हमने आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, सर हमने देखे आपका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा हकदार कोई नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है वो गेम उठाई जा रही है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो ये कहा जाता है कि जनाब आपसे बेहतर कोई नहीं है,
और बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स वहां दिए जाते हैं, मीठे मीठे मुंह बनाए जाते हैं उनके सामने, और ऐसा शो किया जाता है कैमरे में जैसे कोई सालों पुरानी दोस्ती है। हालांकि मुझे नहीं लगता ट्रंप को इनका नाम भी याद होगा। ट्रंप को तो जिसके साथ बैठ के खाना खाया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका नाम याद नहीं था। उसने एक जर्नल कह के मुखातिब किया, तो उसने ये भी नहीं बताया कि कौन सा जर्नल, क्या, किस तरह, वो कोई नहीं, नाम भी नहीं पता था उसको। तो अब नाज़रीन आप इस बात पे आ जाएं कि हमें इज्जत कितनी मिल रही है। ये जरा तस्वीर आप देखें, ये मुसलमान मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है सामने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दीगर मुल्कों के रहनुमा बैठे हुए, ये आपको तैयब उर्दगान भी नजर आ रहे हैं। यहां शहबाज शरीफ साहब को एंड में लाके बिठाया हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब के बाद जो सरबराह मुमलिकत है उनकी लाइन खत्म हो जाती है। यानी सरबराह मुमलिकत के झुरमट में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठा, तो जो आखिरी आदमी बैठा नजर आ रहा है ना सरबराह मुमलिकत के तौर पर, वो आपका वजीर आजम है शहबाज शरीफ, सबसे दूर बैठाया। और उसके बाद वजीर खारजा की लाइन आ जाती है। यानी शहबाज शरीफ के बाद सऊदी वजीर खारजा है। अब अगर मियां साहब का बस चलता तो ये सऊदी वजीर खारजा को अपनी जगह पे बैठा के एक बंदा और उधर बैठ जाते, इनका बस चलता तो, क्योंकि ये सऊदीज को, बाकी लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अपना भी एक डेकोरम होता है। तो अमेरिकन को पता है किसको कहां बैठाना है, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कोई इतना इस मीटिंग के अंदर प्रोटोकॉल नहीं दिया। देखिए जितने मुसलमान मुल्क बैठे हुए थे वहां पे, वो सारे पाकिस्तान को पैसा वैसा देते हैं, और वो सारे पाकिस्तान से अमीर है। पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क बन गया है, कर्जे पे कर्जा ले रहा है, बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, और करने वाले यही सारे लोग हैं। नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि मीडिया से यह पता चलता है कि एक एक खबर, एक एक तस्वीर और एक एक टिक्कर या एक एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो अमेरिका से आ रही है शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की छाननी में से गुजर के मीडिया पे जा रही है। पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है उसको इतनी सी भी इजाजत नहीं है कि किसी खबर को मर्जी के बगैर चलाए, बल्कि एक एक खबर को अप्रूवल मिल रही है तो वो खबर चल रही है। ये इतने मोहतात हैं इस मामले में, और एस्टेब्लिशमेंट पूरा ओन कर रही है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हमने ये दौरा कामयाब करके पाकिस्तान में दिखाना है, क्योंकि इनके पास एतमाद ही नहीं है। इन्हें लगता है कि ये अमेरिका के अंदर एक कामयाब दौरा शो करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी आ जाएगी। कख नहीं आना। जब तक ये नकम्मे और नालायक बैठे हैं ना पाकिस्तान में, जाली हुकूमत बैठी हुई है, और जब तक जबरदस्ती का इक्तदार मुसल्लत किया हुआ है, जब तक इक्तदार का हवस पाकिस्तान में जुल्म और जबर जारी रखे हुए, तब तक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आनी। जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाएं, ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं जानी, ये सभी जानते हैं। इससे पहले कि नाज़रीन इमरान खान साहब का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताता हूं जो वादिये तीरा के हवाले से है। वहां पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया था और एक धरना दे दिया था। अब 3 दिन गुजरने के बाद वो धरना खत्म हो गया, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और IGFC इन दोनों ने माजरत कर ली, और उसके बाद धरना खत्म हो गया। लेकिन IGFC ने माफी मांगकर जान तो छुड़ा ली है, और उन्होंने कहा जी जांबाग अफराद जो हैं उन्हें मासूम भी करार दे दिया गया। ये खाली ऐसे माफी नहीं मांगी, यानी यहां पे जो IGFC के बकौल वो आना चाहते थे, उन्होंने कहा जी मैं आना चाहता था जब ये वाकया हुआ। उनसे गिला किया गया कि आप वाकये पे क्यों नहीं आए, आप खुद देखते आके कि क्या हुआ, कितने मासूम कत्ल किए गए। तो IGFC ने बताया, और ये बात आकर जो धरना के लीडर हैं हाशिम आफरीदी, उन्होंने वापस आकर बताई कि IGFC ने कहा कि आपको मालूम है कि ऐसे वाकये के बाद लोग मुश्तइल हो जाते हैं, तो मैं लोगों के गुस्से के खौफ की वजह से वहां पे नहीं आया। और जब लोग मुश्तइल हो या गुस्से में हो तो फिर वो आर्मी वाले के साथ क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं। लिहाजा जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो मैं खुद जाकर लोगों से मिलूंगा, ताज़ियत के लिए आऊंगा, ये IGFC ने कहा। फिर उन्होंने क्लेम किया कि जी IGFC ने और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों ने माफी मांगी इस वाकये पर, और उन्होंने कहा जी कोर कमांडर से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी 3 दिन के बाद। अगर कोर कमांडर ने भी मुतमईन ना किया तो फिर हम दोबारा धरना दे देंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि इन्होंने माफी मांगी, इसका मतलब है गलत काम हुआ। फिर ये इन्होंने खुद कहा और IGFC ने कहा, ये फौज का आदमी होता है, कि जनाब ये जो मकतूलीन है या जो शोहदा है ये सारे मासूम लोग हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया। तो देखें ना पाकिस्तान के मीडिया पे सिक्योरिटी ज़राए से खबरें क्या चलवाई गई कि जनाब दहशतगर्दों की फैक्ट्री फट गई, तो इसके ऊपर IGFC को माफी मांगने की क्या जरूरत है, वजीर आला को माफी मांगने की क्या जरूरत है।
और ये दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो गए, तो इसके लिए इन्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? डूब के मर जाना चाहिए उस मीडिया को, और शर्म करनी चाहिए ये खबर चलाने और चलवाने वालों को, दोनों को, जिन्होंने मासूम लोगों की शहादत के ऊपर झूठी खबरें चलाई। पता नहीं कितनी ऐसी झूठी खबरें इन्होंने चलाई होंगी आज तक कि मासूमों को मार के उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया होगा। बेशुमार दफा ऐसा हुआ इस मुल्क में, मासूमों का कत्लेआम हुआ जी, दहशतगर्द थे, मारे गए, बात खत्म। तो अब उसी एक वाकये के ऊपर क्योंकि लोग डट गए, खड़े हो गए, अब उनसे माफी मांगी और ये कहा कि जी जो जबाह हुए वो मासूम लोग हैं, आपकी और भी मुलाकातें करवाएंगे, उन्हीं मासूम लोगों की शहादतों पर जो लवाहिकीन है उनको पैसा भी दे रहे हैं, ताज़ियत भी कर रहे हैं, उन्हें मुतमईन भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल दो और हैं, मासूमों का कत्लेआम तो हो गया, किया किसने, यह कैसे क्लियर होगा? रियासत को बाकायदा इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, रियासती फैसला है ना, जेट तैयारे अपने आप तो नहीं उड़ गए ना, ये किसी एक पायलट का अपना डिसीजन तो नहीं था, या किसी एक कमांडेंट का अपना डिसीजन तो नहीं था, रियासत का फैसला था। रियासत को इस पे माफी मांगनी चाहिए कि हम मादरत ख्वाह हैं, मासूम निहत्ते बच्चे और खवातीन शहीद हो गए, हम माफी मांगते हैं। दूसरा, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर ही जाके अटैक किया जाता है ना, ऐसे तो नहीं हो जाता। अमेरिका जो अटैक्स करता था वो इंटेलिजेंस रिपोर्टों के ऊपर करता था, ऐसे तो नहीं होता। तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिन्होंने गलत दी उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं मासूमों के कत्लेआम के लिए, उन सबको अकाउंटेबल करना चाहिए, कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि मासूमों का खून बह गया है और यह बात वजीर आला ने भी मान ली है और यह बात IGFC ने भी मान ली है। और देखते हैं कि 2 दिन के बाद, अब 2 दिन रह गए हैं, कि कोर कमांडर जो हैं वो ये बात मानते हैं या नहीं मानते। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने अपने स्टेटमेंट का आगाज किया इस अफसोसनाक वाकये से जो वादिय तीरा में हुआ। उन्होंने कहा, वादिय तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर मैं शदीद रंजीदा हूं। मैं 1 साल से बार बार इस बारे में पैगाम भेज रहा हूं कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए और ना ही कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया होना चाहिए, क्योंकि इससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता है। अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने कहा, जी मुझे इस बात पे अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मिसाल सबके सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने हमें बताया कि ऑपरेशन से दहशतगर्दी में इजाफा होता है क्योंकि मासूम लोग मारे जाते हैं। इससे पहले हामिद करजई ने अमरीकियों को बताया था कि जब भी ऑपरेशन होता है बेगुनाह लोग मारे जाते हैं और इनमें से 90% तालिबान के साथ इसलिए शामिल होते हैं ताकि अपने गम और गुस्से का इजहार कर सके। हमने अपने दौर में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जिससे हमारे कबायली इलाकों में भी अमन आया, मगर आसिम मुनीर ने आते ही इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज बयान दिए गए। दहाइयों से मुकीम अफगान मुहाजिरीन को खुशअस्लूबी से नहीं बल्कि धक्के देकर मुल्क से बदर किया गया और वहां ड्रोन हमले किए गए जिससे ताल्लुकात मजीद खराब हुए। आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे ये 2 मकासद हैं। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना। नंबर 2, मगरब में एंटी तालिबान लॉबीज को खुश करना और यह जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आसिम मुनीर सारी दुनिया में फिरता रहा, लेकिन अगर तदब्बुर से काम ले तो सबसे पहले अफगानिस्तान जाकर उनसे बात करनी चाहिए, जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क भी है और जिनके साथ हम 2500 किलोमीटर की सरहद रखते हैं। कबायली इलाकों और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि 4 फरीकैन, अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, कबायली और अफगानी मिलकर अवाम से बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें ताकि अमन का रास्ता निकले और मजीद नुकसानात से बचा जा सके। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाके, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं,
क्या नारा आदमी है वैसे। इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। जब आपके ऊपर एक नया मुकदमा आता है ना तो आपके ऊपर एक नया प्रेशर भी आता है। यानी 300 मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो 50 भी पूरे नहीं हुए, शायद 40 के आसपास होंगे मुकदमे, अभी बाद में कुछ और भी हुए, तो 50 से कम ही है। तो जब भी एक नया मुकदमा होता है ना तो एक नई टेंशन जरूर मिलती है कि यार अब एक मुकदमा और लड़ना पड़ेगा, एक मुकदमा और आ गया। जब मैं जेल में था तो उस वक्त मेरे ऊपर एक मुकदमा था, तो पता चला कि मैं इसके अंदर छूटने वाला, तो एक और उन्होंने डाल दिया मेरे पे, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, और वो दहशतगर्दी का डाल दिया। तो ये इंसान को अजियत होती है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरियत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्ज़ाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है, जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है, और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ उन्हें। नाज़रीन देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और मामला कहां जाएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।